नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के भारतीय भवन सॉल्यूशन सीरीज में। आप सभी को पता होगा कि हम इस सॉल्यूशन सीरीज में बिहार बोर्ड के लिए भारतीय भवन की जो भी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं, प्रत्येक पुस्तक के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को हम लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौतिकी के अध्याय 2 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखा था। यदि उन प्रश्नों में आप सभी को कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन या डिस्प्ले पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में भौतिकी के अध्याय 3 जिसका नाम है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन, इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें कुल 22 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, ये प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इनका उत्तर हमें क्या देना है, या क्या चीजें हमें समझनी है। सारी चीजों को समझते हुए हम उसका उत्तर लिखेंगे, ताकि इस प्रकार का जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले या कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाए। इस वीडियो में अंत में मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूं कि इस अध्याय का एक्सरसाइज सॉल्यूशन का पीडीएफ आप मुफ्त में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। सारी चीजें मैं एक एक करके आप सभी को बताने वाला हूं। चलिए हम अपने आईपैड के स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे प्रश्नों को हम पढ़ते हैं कि प्रश्न से क्या कह रहे हैं और उनका उत्तर हम लिखना सीखते हैं। अध्याय 3 जिसका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इसके अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ के समझते हैं। यह कह रहा है कि नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने के लिए सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं। प्रश्न को समझिए, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि नेत्र का कौन सा गुण है जिसकी सहायता से नेत्र के सामने किसी भी दूरी पे आप वस्तु को रख दीजिए, वह उसको फोकस करने में, मतलब कहाँ फोकस करने में, रेटिना पे फोकस करने में उसकी सहायता करता है। तो इस गुण के बारे में हम जानते हैं कि नेत्र की एक समंजन क्षमता होती है। इस समंजन क्षमता के कारण नेत्र क्या करता है। यदि हम नेत्र देखें, ये एक नेत्र अगर हम बना लें, ये नेत्र है मानव नेत्र, और इसके सामने कोई भी वस्तु कहीं भी रख दी जाए, आप यहाँ पे वस्तु को रख दो या यहाँ पे वस्तु को रख दो या इधर अनंत पे कहीं वस्तु को रख दो, वो देख लेता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब वो रेटिना पे बना लेता है। ये किस कारण से होता है? नेत्र के समंजन क्षमता के कारण होता है, और इसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो हम इसका क्या उत्तर लिख सकते हैं कि नेत्र का वह गुण जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। और इस प्रकार से एक वाक्य में लिख के इसका हम उत्तर दे देंगे, या हम चाहें तो केवल समंजन क्षमता भी लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। चलिए हम आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। हाँ, सिलियरी पेशियां होती है जिसकी सहायता से नेत्र विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को अपने रेटिना पे फोकसित करता है, या जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हाँ, भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित की जाती है या होती है। ऐसे ही अगर हम 3 नंबर प्रश्न की बात करें, आशा है कि 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न आप सभी को समझ में आया। 3 नंबर को देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस 1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल है या अवतल लेंस है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप पिछले अध्याय में जो चीजें पढ़ी है या इस अध्याय में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है कि लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, इसके आधार पर बता सकते हैं। हमने चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखा है कि जो उत्तल लेंस होता है, इसकी जो क्षमता होती है ये धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है? क्योंकि जो क्षमता होता है ना किसी भी लेंस का, पी, ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, और जो फोकस दूरी होता है उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। ऐसे ही अगर हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की, तो इसकी जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि उत्तल लेंस जो भी किसी व्यक्ति के चश्मे में जिसकी क्षमता क्या है 1.5 डायोप्टर है धनात्मक में, वो उत्तल लेंस हो जाएगा। ऐसे ही 4 नंबर अगर हम प्रश्न की बात करें, तो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोषों के नाम लिखें। हम सबने पढ़ रखा है कि मानव नेत्र में 3 मुख्य दृष्टि दोष होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष होता है, तीसरा जरा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की रखी वस्तुएं, जिस नेत्र में ये दोष होता है, निकट की रखी वस्तुओं को वो देख लेता है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं उन्हें देखने में इसे कठिनाई होती है। यदि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है
तो दूर की स्थित वस्तुओं को आसानी से देख लेता है, लेकिन निकट रखी वस्तुओं को देखने में उसे कठिनाई होती है। ऐसे ही जरा दृष्टि दोष होता है। इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुओं को देखने में भी दिक्कत होता है और दूर की वस्तुओं को भी देखने में दिक्कत होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों दोष होते हैं और तीनों दोष के निवारण के लिए कौन-कौन से लेंस उपयोग में लिए जाते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है। यदि उस प्रकार का प्रश्न आएगा तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है कि स्पष्ट दूरी की दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? इस चीज को भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार-बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में या सब्जेक्टिव के रूप में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसे याद रखेंगे। स्पष्ट दूरी की जो न्यूनतम दूरी होती है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नेत्र होता है, इस नेत्र के सामने ऐसी कौन-सी निकट बिंदु जहां पे वस्तु को रखेंगे कि नेत्र साफ-साफ उसको देख लेगा। उसे ही हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और किसी स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसे भी याद रखेंगे और इसकी परिभाषा क्या होगी, इसे भी याद रखेंगे। यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है उसे हम पढ़ लेते हैं कि वह न्यूनतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकता है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। आशा है प्रश्न संख्या 5 आप सभी को समझ में आया होगा। इसे आप याद कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? पिछले प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, इसका मान लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। किस नेत्र के लिए? स्वस्थ नेत्र के लिए। यदि कोई नेत्र दृष्टि दोष से दोषित है, तो उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कुछ और हो सकती है। ऐसे ही अगर हम 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु को ही हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और जो दूर बिंदु होता है, ये क्या होता है? ऐसा बिंदु जहां पर रखा वस्तु नेत्र स्पष्ट देख सके, वह दूर बिंदु। बहुत दूरी पे रखा हुआ वो बिंदु जहां से पे कोई भी वस्तु को आप रखेंगे, उसको नेत्र देख लेगा, वो दूर बिंदु कहलाता है। और निकट बिंदु क्या है कहलाता है कि वह निकट बिंदु जहां पे रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख पाता है, वो निकट बिंदु कहलाता है। तो दूर बिंदु क्या होता है? बहुत दूरी को हम परिभाषित नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको हम अनंत कहते हैं। और जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होते हैं, तो जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है और जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से इसका हम उत्तर लिख देंगे। आगे चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, तो नेत्र प्रतिबिंब की दूरी में क्या होता है? इसका हमें जवाब देना है। तो पहले ही प्रश्न में हम लोगों ने समंजन क्षमता के बारे में पढ़ा और समंजन क्षमता के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि नेत्र के सामने किसी भी दूरी पे आप वस्तु को रख दीजिए, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, हमेशा वो रेटिना पे ही होगी, यानी कि रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप वस्तु दूरी कहीं पे भी रखते जाइए। क्यों? क्योंकि सिलियरी पेशियों द्वारा जो लेंस की फोकस दूरी होती है, ये परिवर्तित की जाती है और उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे ही बनता है। तो इसका हम उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे कि जब हम एक नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं या बढ़ा देने पर नेत्र के समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर रखी किसी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? ये प्रश्न जितना लंबा दिया हुआ है, इसे आप देख कर डरिएगा मत। ये आसान सा प्रश्न है और इसको कई तरीकों से हल किया जा सकता है। कई तरीकों कहने का मेरा मतलब ये है, जो यहाँ पे 1.5 मीटर दूरी दी गई है, जहाँ से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ये नहीं देख पाता है, इसको हम न्यूमेरिकली रूप में भी हल करके लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये अति लघुत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसको हम कम से कम उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति ग्रसित है, जो 1.5 मीटर से दूर वस्तु को नहीं देख पाता है। और इसी प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसे हमें बताना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, जिसे हम अपसारी लेंस कहते हैं, इस लेंस की आवश्यकता होगी। बस इतना ही उत्तर लिखना है, क्योंकि यह अतु लघु उत्तरीय प्रश्न है। यदि ये दूसरा लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय होता और इसमें कुछ जानकारी और आपको दी गई होती, तो इसका हमें फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बता देता, या इस अवतल लेंस की हमें क्षमता पूछ लेता, वो सारी चीजें हम बता सकते थे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर
ब्लैक बोर्ड पर लिखावट को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसकी आंख किस प्रकार से दोष से ग्रसित है, इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस को व्यवहार में करना होगा। अब देखिए, एक लड़का है जो अपने क्लास में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, मतलब सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, और जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है या व्हाइट बोर्ड जो भी है, ब्लैक बोर्ड पे जो भी चीजें लिखी जा रही है उसे देखने में उसे कठिनाई हो रही है। तो हमें ये बताना है कि वो किस दोष से ग्रसित है। देखिए, वो पीछे बैठा हुआ है, यानी कि वो दूर की वस्तुओं को देखने में उसे कठिनाई हो रही है। तो दूर की वस्तुओं को देखने में किस दोष में कठिनाई होती है? निकट दृष्टि दोष में। तो वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, और निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए हम किस प्रकार के क्या बोलते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, ऊपर हम लोगों ने ही देखा। तो इसका हम उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे कि यह विद्यार्थी निकट दोष से ग्रसित है, और इस दोष को दूर करने के लिए उसे उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को व्यवहार में लेना होगा। आशा है कि 10 नंबर प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, इसी के साथ-साथ मैं आप सभी को कुछ और जानकारी दे दूँ कि जिस पीडीएफ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमें जॉइन कर लीजिए, या टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करिए द नेक्स्ट क्लासेस क्लास 10th, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वो पीडीएफ इस लेक्चर के बाद तुरंत ही शेयर कर दिया जाएगा वहाँ पे, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, तो यूट्यूब पे यदि आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के अच्छे-अच्छे वीडियो आपकी मदद के लिए हम लाते रहते हैं, तो इसे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इसमें जो भी प्रश्न मैं आपको सभी को समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को एक लाइक तो अवश्य कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जो हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछिए अपने प्रश्नों को। इस पे भी आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा। और किसी भी अध्याय का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, या मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, और एक जगह अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, वो भी मुफ्त में, तो आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। गूगल पे जाके आप सर्च कीजिएगा द नेक्स्ट क्लासेस डॉट कॉम या द नेक्स्ट क्लासेस। मैं आप सभी को अंत में भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे। टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो केवल आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पीडीएफ मिलेगा, या उसके बाद लघु उत्तरीय का मिलेगा, तो वो अलग अलग पीडीएफ मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से सभी प्रश्नावलियों के, और प्रत्येक लघु उत्तरीय हो, अति लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, आंकिक हो, किसी भी प्रश्न का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं एक साथ किसी भी अध्याय का, तो आप वेबसाइट से हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये सारी चीजें आप सभी को अंत में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो हम सब जानते हैं कि जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नेत्र के जो रेटिना होता है उससे पहले ही बन जाता है। और इस स्थिति में हम जानते हैं कि जो भी नेत्र होता है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाता है। तो हम कौन सा लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, कि केवल निकट दृष्टि दोष भी लिख सकते हैं, या इसका पूरा उत्तर हम लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस की वो फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है 12 नंबर कि एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ है, यह किस दृष्टि दोष से ग्रसित है? तो किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में? निकट दृष्टि दोष, इसका भी आंसर निकट दृष्टि दोष होगा। तो हम चाहे तो केवल निकट दृष्टि दोष लिख देंगे, या पूरा आंसर लिखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है तो वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है किस दृष्टि दोष में? ये सारी जो चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें जो आपको फैक्ट के रूप में याद होनी चाहिए, तभी इसका आप उत्तर दे पाएंगे, या आपको कारण पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। इसका कारण क्या होता है कि नेत्र नेत्र गोलक जो होता है यह छोटा हो जाता है, या उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए वो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। तो दूरदृष्टि दोष इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में ही रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ऐसे ही अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। तो निकट दृष्टि दोष के वर्णन के लिए यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है। नेत्र बनाने के लिए यहाँ पे आप पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, और पेंसिल से इस नेत्र को बना लेंगे। यहाँ पे एक निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र दिखाया गया है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो दूर की वस्तुएं होती है, नेत्र को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार से एक किरण आरेख खींच लेंगे। इसके अलावा इस स्थिति में क्या होता है कि जो भी निकट दृष्टि दोष से नेत्र ग्रसित हुआ होता है,
उसके रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना का पहले प्रतिबिंब बनने का कारण क्या होता है कि जो इसकी फोकस दूरी होती है कम हो जाती है, यानी कि लेंस मोटा हो जाता है, या जो नेत्र गोलक होता है ये थोड़ा-सा लंबा हो जाता है। तो दोनों स्थिति का चित्र बना के हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि लेंस या तो मोटा हो गया है आवश्यकता से अधिक, या जो हमारा नेत्र गोलक है ये थोड़ा लंबा हो गया है। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उचित फोकस वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस चित्र में हम दिखा देंगे इस प्रकार से बना के। तो ये सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष अवतल द्वारा किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल द्वारा किया जाता है। इन दोनों को हम याद रखेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें 16 नंबर प्रश्न की, तो ये क्या कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर आधारित है, या किसके आधार पर आधारित है। तो हम सब जानते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और प्रकाश के कौन से अपवर्तन के कारण, इसका भी एक नाम दिया जाता है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं। तो इसको हम लिख देंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं। इसे भी हम जानते हैं कि जब किसी भी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये अपने अलग अलग अवाई रंगों में विखंडित हो जाता है या बिखर जाता है, और इसे ही हम प्रकाश का बंड विक्षेपण कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि इसे हम बंड विक्षेपण कहते हैं। आगे चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस बंड का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस बंड का सबसे कम विचलित होता है। तो जब हम एक श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में बिखर जाता है। और ये जो 7 अवयवी रंग होते हैं ऊपर से नीचे तक कौन कौन से होते हैं ये हमें याद रखना है और ध्यान रखना है। सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी और सबसे कम विचलित होता है लाल। जो लाल रंग का प्रकाश का जो चाल होता है सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। ये सारी चीजें याद रखनी है। मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं यदि आपको डाउट हो रहा होगा तो। फिर भी ये प्रश्न आया है तो मैं आप सभी को समझाते हुए चल रहा हूं। यहाँ पे हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसका सबसे अधिक विचलन होता है। अधिक विचलन हमसे पूछ रहा है ना, अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन भी पूछ रहा है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। इसे याद करने का हिंदी में तरीका होता है बैजनी या पिनाला, और इंग्लिश में तरीका होता है विबग्योर। VIBGOYR। बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो और आर से रेड होता है। इसे बैजनी या पिनाला कहते हैं। बै से बैगनी, ज से जामुनी, और इसी के अलावा जो जो नाम है शब्दों के इस प्रकार से उसके नाम होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिख देंगे कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अधिक विचलन वाला बंड बैगनी रंग होता है और कम विचलन वाला लाल होता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्या प्रकाश का रंग या बंड प्रकाश के तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। और हम इसका उत्तर किस प्रकार से लिख देंगे कि हाँ, प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ऐसे ही अगर 20 नंबर की हम बात करें, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश के किस बंड का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मैंने आप सभी को बताया लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसका उत्तर लाल हो जाएगा। ऐसे 21 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाल रंग दूर से भी देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है। जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और जो इसकी चाल होती है ये भी अधिक होती है। और बात करें तो जो जो इसका परकिरणन होता है ये क्या होता है, सबसे कम होता है। परकिरणन क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें गमन करती हैं तो आसपास के जो वायुमंडलीय कण होते हैं उनके द्वारा उनका अवशोषण होता है, और अवशोषण करके उसको फिर से छोड़ा जाता है अपने आसपास। इसे ही हम परकिरणन कहते हैं। और जितने भी रंग होते हैं इन सभी रंगों के जो प्रकाश होते हैं सबसे कम परकिरणित कौन सा होता है, लाल रंग होता है। तो लाल रंग का परकिरणन सबसे कम होने के कारण ये अधिक दूरी से भी हमें क्या होता है, दिखाई दे देता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण दूर से भी लाल रंग दिखाई देता है, या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लाल रंग का परकिरणन कम होने के कारण सबसे कम होता है इसका, इसलिए भी ये दूर से दिखाई दे देता है। ऐसे ही हम अगर बात करें 22 नंबर प्रश्न की, तो 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
आकाश का नीला रंग जो दिखाई देने का कारण होता है, ये प्रकीर्णन होता है। तो इसका उत्तर हम एक शब्द में लिख सकते हैं प्रकीर्णन, या इसको एक वाक्य में लिख सकते हैं। ये इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न। आशा है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे। मैं फिर से आप सभी को 22 नंबर प्रश्न समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या कारण है कि जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। क्यों ये नीला ही दिखाई देता है? इस बात को भी समझना ज़रूरी है, कारण तो पता होना चाहिए कि आकाश क्यों नीला दिखाई देता है। हमारे वायुमंडल में बहुत छोटे-छोटे कण उपस्थित हैं, धूल कण उपस्थित हैं। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, जो श्वेत प्रकाश होता है, जब ये चलता है, तो हम सबको पता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है, इसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं, इसके अवयवी रंग। तो इनके अवयवी रंगों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है, बैंगनी होता है, उसके बाद जामुनी होता है। जामुनी और बैंगनी देखेंगे नीला कलर के ही होते हैं, लगभग नीला टाइप पे ही होते हैं। तो इनका प्रकीर्णन हो जाता है उधर ही। प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें चल रही होती है, तो यदि इसके रास्ते में कोई कण आता है ना, तो इसे अवशोषित करके और फिर से ये उधे अपने आस-पास ये बिखेर देता है। इस घटना को ही हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो जो छोटे-छोटे कण होते हैं, ये बैंगनी और जो जामुनी कलर होते हैं, इनको प्रकीर्णित कर देते हैं और प्रकीर्णन के कारण ही ये क्या होते हैं, हमें नीला दिखाई देता है आकाश। ऐसे ही हमसे प्रश्न पूछ ले, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका क्या उत्तर होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस प्रकार से इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम गूगल पे जाएँगे। गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे द नेक्स्ट क्लासेस डॉट कॉम या द नेक्स्ट क्लासेस। यहाँ पे द नेक्स्ट क्लासेस लिखने के बाद हम सर्च करेंगे, ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। येलो कलर का लोगो होगा, उसके सामने लिखा होगा द नेक्स्ट क्लासेस डॉट कॉम और लिखा होगा बिहार बोर्ड कक्षा 10। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सामने पेज खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जिसे आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, नोट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और नोट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पे मैथ के नोट्स दिए गए हैं, फिर साइंस के नोट्स दिए गए हैं और प्रत्येक ऐसे ही सब्जेक्ट के नोट्स दिए गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि अध्याय 4 द्विघात समीकरण का नोट्स देखें या डाउनलोड करें, पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये वाला पेज खुल जाएगा हमारे सामने। यहाँ पे नोट्स का पीडीएफ दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे इसके डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। हम देख रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के भारतीय वन सॉल्यूशन सीरीज को और अध्याय 3 जिसका नाम है मानव नेत्र। इसका यदि हम पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन का, तो इसको कैसे करेंगे? यदि आप फ़ोन में देख रहे होंगे, तो फ़ोन में आपके लेफ्ट में 3 लाइन दिख रही होगी येलो पट्टी में। उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे 3-4 लाइन लिखी हुई दिख जाएगी, जिसमें लिखा होगा कक्षा 10 भारतीय भवन सॉल्यूशन सीरीज। इस पे आप यदि क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा और इस पेज में यहाँ पे कक्षा 10 के साइंस के जो भी विषय हैं, उसके प्रत्येक विषय के प्रत्येक अध्याय का यहाँ पे सॉल्यूशन लिंक मिल जाएगा। हम भौतिकी का अध्याय 3 मानव नेत्र को पढ़ रहे हैं, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इसके जो भी आंसर है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएँगे, जिसे यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ऐसे ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे नीचे हमें जाना होगा। नीचे जाएँगे तो यहाँ पे हमें लिखा होगा अध्याय 3 पीडीएफ डाउनलोड नाउ। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने इसका पीडीएफ खोल के आ जाएगा। गूगल ड्राइव का ये लिंक है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि चाहते हैं तो पीडीएफ को गूगल ड्राइव में ही सेव कर सकते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे देखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न, इसी प्रकार से इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न दिए गए हैं, जिसे आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट कॉर्नर में 3 डॉट बने होंगे। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे आप फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं। आशा है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को 22 के 22 समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार का भी कोई भी दिक्कत होता है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य मैसेज कीजिएगा कि आपकी क्या परेशानी है, या कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को अपने लिखिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।